हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ, सुप्रिया के साथ, और हम स्कीम्स एंड पॉलिसीज में ही कंटिन्यू करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इसी पार्ट में सब कुछ खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन कंटेंट हमें सारा कवर करना है। ठीक है? तो अब ना एक्चुअली हुआ क्या है कि 3 स्कीम्स हैं। मैं आपको तीनों स्कीम्स के बारे में बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि चल क्या रहा है। देखो, आपको ये सबसे पहले तो एक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए कि इंडिया में हेल्थ का जो टॉपिक है ना, वो कोरोना की वजह से काफ़ी सेंट्रल टॉपिक बन गया। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें एज़ सच, तो इंडिया में ना हेल्थ के जो स्टैटिस्टिक्स है, जो पैरामीटर्स है, वो इतने अच्छे नहीं है। ठीक है? तो थोड़े बहुत मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे अगर हम स्पेंडिंग की बात करें कि हमारे यहाँ पे हेल्थ पे सरकार कितना स्पेंड करती है, तो लगभग 1.5% स्पेंड करती है जीडीपी का हेल्थ के ऊपर। ठीक है? हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, उसने कहा था कि इसको 2.5% तो होना चाहिए, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 4% है। तो आप देख सकते हो कि हम काफी कम स्पेंड करते हैं। अब इसमें भी अगर मैं देखूं, तो क्योंकि हेल्थ, आपको पता होगा, पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट भी होता है, और बेसिकली देखो, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके तहत सेंटर भी एक्शन ले सकता है, बट मोस्टली आप देखोगे हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर गिरती है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें भी, अगर मैं बोल रही हूँ कि सरकार सपोज 1.5% खर्चा कर रही है, तो मैक्सिमम जो कर रही है 60% से ज्यादा स्टेट करती है, और बहुत कम इसमें सेंटर करता है। ठीक है? अब अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के रिलेटेड आप देखोगे बहुत सारी स्कीम्स चलती है, लेकिन उन स्कीम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आज के जमाने में? इंश्योरेंस। ये तो हमें पता ही है कि हेल्थ का इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है इंडिया में 6 करोड़ लोग हर साल पॉवर्टी में गिरते हैं, बिकॉज उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है हेल्थ का। और वो हेल्थ के जो कॉस्ट होते हैं, जो आप प्राइवेट में हॉस्पिटल्स में जाते हो और वहाँ पे जो बिल्स भरते भरते हैं, आप देखोगे कि कितने लोगों के घर गिरवी रख जाते हैं, उनको एसेट्स बेचने पड़ते हैं। उस वजह से आप देखोगे 6 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं हर साल। ठीक है? तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो समस्या थी, क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस था, आपको पता है कि काफी महंगा मिलता है, और फिर वो सब कुछ कवर भी नहीं करते हैं। उसमें बोल देते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं होंगे। अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है ना, उसमें ये जो हैशटैग्स पढ़ लो, तो आपको लगेगा ये पॉलिसी बेकार ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है, सपोज करो आपने आज इंश्योरेंस खरीदा, अब 6 महीने में कुछ आपको कोई बीमारी हो गई, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार आप देखोगे पॉलिसीज में अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, तो आप वो बोलते हैं कि नहीं मैम, ये कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती। पर आपने तो हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का लिया है, तो फिर आप बोलोगे जब आपको 6 महीने तक मेरी बीमारी कवर करनी नहीं थी, तो आपने मुझे इंश्योरेंस दिया ही क्यों? तो ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है। ठीक है? अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे 2007 में एक पॉलिसी आई थी हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये मैं आपको सेंट्रल लेवल पे बता रही हूँ, और फिर यही कहानी आपकी स्टेट लेवल पे चलेगी, बस स्कीम्स के नाम बदलते जाएंगे। ठीक है? तो सेंट्रल लेवल पे आप देखोगे 2007 में एक स्कीम आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है? अभी आप देखोगे मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी, जो काम करते हैं और ये सब। ठीक है? इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा था, लेकिन काफी कुछ चीजें कवर नहीं थी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कवर नहीं थे। अब हुआ क्या कि इंडिया को समझ में आया कि हेल्थ इंश्योरेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फाइनली आप देखोगे हमारे यहाँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च होता है। ठीक है? अब इस योजना के तहत आपको बेसिक चीजें तो पता ही होंगी, तो मोटी मोटी चीजें इसकी याद कर लो, क्योंकि जो स्टेट लेवल पे लॉन्च हुई है ना, वो इसी का ही बस एक आप बोल सकते हो वेरिएशन है। ठीक है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा सबसे पहले तो ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ठीक है? और किसको दिया जाता है? पर फैमिली को। अब फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एज क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पूरी फैमिली को, एक फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है? अब ये कौन से ट्रीटमेंट के लिए है? कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए है, कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो, तो इसमें आप देखोगे, आप बेसिकली कैशलेस आपका काम हो जाएगा। तो कई बार होता है ना कि हम हेल्थ, देखो, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है 2 तरह की होती है। एक तो होता है कि आप पैसे भर दो और आपको रिएम्बर्स हो जाएंगे। जनरली जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है ना इंश्योरेंस वाली, वो ये वाली होती है कि आप जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो कि आप आईसीआईसीआई बैंक में काम करते हो, तो आप अपना हेल्थ का बिल वहां पे जमा कर दो, वो आपको आपके पैसे रिएम्बर्स कर देंगे। ठीक है? और एक होता है कि आपको अपफ्रंट कुछ भरना ही नहीं पड़े, आप अपना वो जो कार्ड मिलता है वो लेके चले जाओ, उसको वहां पे दिखा दो, तो आपका जो भी पेमेंट बनता होगा वो उसमें से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में से काट लेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लेंगे। ठीक है? तो ये वाली जो स्कीम है वो सेकंड टाइप की है, कैशलेस वाली है, जिसमें आपको कुछ जमा नहीं करना है। आपका एक कार्ड बनाया जाएगा, सपोज आपका जो ट्रीटमेंट था वो 30,000 रुपए का हुआ, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो होगी 30,000 रुपए दे देगी, और आपका जो 5 लाख रुपए है उसमें से 4.7 लाख की बच जाएगा, क्योंकि 30,000 आपने यूज कर लिया। ठीक है? इसमें जो प्रीमियम था, याद रखना, ये जन आरोग्य योजना जो था, इसके अंदर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10 करोड़ पुअर फैमिलीज, और एक फैमिली में हम एवरेज मान के चलते हैं इंडिया में 5 लोग होते हैं, मम्मी पापा और 3 बच्चे या ऐसे कुछ करके। तो फिर आप देखोगे
लगभग आपने 50 करोड़ लोगों को कवर कर लिया। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। उसमें से 50 करोड़ लोगों को आपने इसके अंदर कवर कर लिया। लगभग आपने 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, लगभग ऐसा बोला जाता है 40% जो थी इंडिया की पॉपुलेशन, और वो आपने कवर कर ली। अब मुझे बताओ इंडिया में गरीब लोग कितने हैं? आप बोलोगे मैम 22%। इसका मतलब है इसमें सिर्फ गरीब ही लोग कवर नहीं हुए हैं, इसमें वो लोग भी कवर हुए हैं। सपोज करो कोई एनएफएसए का बेनिफिशियरी है, कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसका बेनिफिशियरी था, जो आपका सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से जो बेनिफिशियरीज निकल के आए थे, ठीक है, वो सब भी इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसलिए आप देखोगे इसमें ज्यादा लोग कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा ये था। और इसको मॉनिटर करने के लिए ऑब्वियसली आपने एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई थी नेशनल लेवल पे, जो इसको मॉनिटर करेगी, और ये स्टेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी। स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था, आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, लेकिन फिर वही अगर कोई स्टेट इसमें एनरोल नहीं करती है तो फिर आप देखोगे उनको ग्रांट्स और ये सब नहीं दिए जाते। तो जनरली आप देखोगे स्टेट्स इन स्कीम्स में एनरोल कर लेती है। ठीक है, सेंटर की। तो ये तो था अपना सेंटर का मामला। अब जो शुरुआत होती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से और खत्म होती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका भी सेकंड वो देखेंगे। देखो हमने सेंटर की कहानी समझ ली, अब आप देखो स्टेट लेवल पे हो क्या रहा है। तो आपको सबसे पहले तो राजस्थान में कभी भी आपको भमशा योजना दिख जाए ना तो वो राजस्थान की है। अच्छा ठीक है, भमशा आपको पता ही होगा कि इनका महाराणा प्रताप से क्या रिलेशन था। ठीक है, और भमशा कौन थे? चलो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतने दिन से आरएएस की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि भमशा कौन थे। भमशा के नाम पे हमारे यहाँ भमशा कार्ड बनता है गरीबों का, याद है आपको? फिर आप है ना भमशा का वो एक कार्ड बनता है जिसको आप एनरोल कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारी स्कीम्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको गर्ल चाइल्ड को कई बार आप देखोगे स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है भमशा कार्ड पे। तो ये भमशा है कौन, ये थे कौन बेसिकली? ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, तो ये आप मुझे बताने वाले हो। ओके, तो आप ये देखोगे हमारे राजस्थान के लेवल पे हो क्या रहा था एक्चुअली। पहले एक भमशा स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी। ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्टली पुअर लोगों को कवर करती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सेंटर ने क्या लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या करा, इन दोनों को मिला के एक नई स्कीम बना दी जिसका नाम था आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। समझ में आया? तो भमशा वाली जो हमारी खुद की स्टेट गवर्नमेंट की थी, प्लस जो आपके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, इन दोनों को कंबाइन करके आपने ये नई स्कीम बना दी। इसका नाम आपने महात्मा गांधी और साथ में जोड़ दिया। समझ में आ गया? बस तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ देगी, अपनी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट वाली स्कीम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखना कि आपने जो नंबर ऑफ हेल्थ केयर पैकेजेस थे, मतलब पहले आप देखोगे 1400 पैकेजेस थे, आप 1500 1600 पैकेजेस कर दिए हैं। इसके अंदर इनफैक्ट आप देखोगे कोविड-19 और हीमोडायलिसिस जो होता है ना, वो वाला ट्रीटमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब पहले क्या था, इसके अंदर 3 लाख रुपए का ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते थे ऑलमोस्ट। अब जन आरोग्य योजना तो 5 लाख रुपए था, तो इसके अंदर भी नई वाली स्कीम के अंदर भी आप देखोगे 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, पहले क्या था कि मतलब इसमें ना ऐसे था कि कोई सीरियस बीमारी होगी तो आप कितना यूज कर सकते हो। जनरल इलनेस जैसे होता है ना, तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है तो उसके लिए कितना यूज कर सकते हो। तो इसमें उन सब के भी जो क्राइटेरिया थे वो चेंज कर दिए गए हैं, और जो अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले ओवरऑल अमाउंट ही 3.3 लाख था तो कम था, अब 5 लाख हो गया तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले आप देखोगे ऑलमोस्ट 98 लाख फैमिलीज, मतलब 1 करोड़ ही थी, पर अब आप देखोगे 20% मोर फैमिलीज, मतलब 1.1 करोड़ फैमिलीज इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, एक्चुअली ये चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि जन आरोग्य योजना के अंदर आप देखोगे आपकी एसईसीसी डेटा वाला, एनएफएसए वाला, तो उसके अंदर और भी चीजें, और भी फैमिलीज आती है ना। अब काफी फैमिलीज तो ओवरलैपिंग होती है भाई। जो गरीब है वो एनएफएसए से फूड भी ले रहे होंगे ना, तो उनको छोड़ दो, जो बची हुई एक्स्ट्रा फैमिलीज होती है वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे मैंने बताया था ना, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। आप बीमार हुए तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके पहले कोई जांच का खर्चा, कोई दवाइयों का खर्चा, वो सब। हॉस्पिटलाइज हुए तो उस दौरान जो खर्चा हुआ वो। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आप दिखाने आए, रेगुलर चेकअप करवाया, फिर से आपको आगे कोई सजेशन दिया गया, तो वो आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो जन आरोग्य योजना में तीनों चीजें कवर्ड होती है। इनफैक्ट आप देखोगे हमारी महात्मा गांधी वाली जो योजना है, जो हमारी स्टेट सरकार की योजना है, उसके अंदर भी आप देखोगे आपकी 5 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन से 15 दिन बाद तक का खर्चा पूरा इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जैसे हमारी जन आरोग्य योजना नेशनल लेवल पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी संभाल रही थी, वैसे हमारी स्टेट हेल्थ अश्योरेंस एजेंसी जो होगी वो जयपुर में जो लोकेटेड है, वो इसको पूरी आप देखोगे योजना को संभालेगी। ठीक है, और जैसे वो कैशलेस थी, ये भी कैशलेस रहेगी। ओके, अब क्योंकि आप देखोगे ये मैंने बताया था ना सेंटर की स्कीम है और स्टेट इंप्लीमेंट कर रही है, तो जनरली कौन सी रहेगी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि कुछ बेनिफिशियरीज का पेमेंट तो स्टेट अपने बलबूते पे पूरा करती है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, लेकिन कुछ बेनिफिशियरीज ऐसे होती है जिसमें 60% सेंटर देगी, 40%
स्टेट पे करेगा। ठीक है, तो इतना सा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि 60-40 का रेशियो है कुछ बेनिफिशियरीज के लिए, कुछ बेनिफिशियरीज का 100% ही स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो आएगा वो 1800 करोड़ आएगा। ठीक है, इसका जो ऑलमोस्ट जो कॉस्ट होगा 80% कॉस्ट वो तो स्टेट बेयर करेगी और बाकी आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अगर हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज कैसा हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। SECC का जो अपना डेटा होता है 2011 का, वहां से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन था, ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, वो था चिरंजीवी योजना के बारे में कि ये कब लॉन्च होने वाली है। एक्चुअली हुआ क्या था कि चिरंजीवी योजना जो थी ना, आई थिंक ये 30 जनवरी के आसपास जो पार्लियामेंट अपना लेजिस्लेटिव सेशन हुआ था, 30 जनवरी को डिसाइड किया गया था कि इसका नाम चिरंजीवी योजना रखा जाएगा। और डिसाइड किया गया था कि 1 मई जो अपना लेबर डे होता है ना, उस दिन ये बेसिकली पास की जाएगी। तो आई थिंक इसका सिग्निफिकेंस देखते हुए मुझसे पूछा गया था कि चिरंजीवी योजना कब लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और चिरंजीवी योजना है क्या, तो आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समझ लिया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप देखोगे जो सरकार है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कैसा भी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करे, लेकिन इसमें कुछ ही लोगों को कवर कर रहे हैं जो उनके हिसाब से पुअर फैमिलीज होती हैं। बट व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या, हमारे दोस्तों का क्या है, हमारे जैसे और लोगों का क्या हो सकता है, मिडिल इनकम क्लास को बिलोंग करते हो, थोड़ी सी हाई इनकम क्लास को बिलोंग करते हो, तो क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वो मिलेगा आपको चिरंजीवी योजना के अंदर। इसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट जो होगा प्रीमियम का वो सेंटर मतलब गवर्नमेंट पे कर देगी, और कुछ पार्ट जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिनको कंप्लीटली आप चाहो, सपोज करो 1600 रुपए है, तो 1600 रुपए कंप्लीटली आप देके ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या करा, पहली वाली स्कीम जो थी वो लिमिटेड थी सिर्फ पुअर लोगों के लिए। अब आपने इसी स्कीम को जब बाकी सारे लोगों के लिए मतलब खोल दिया, आपने बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस को यूनिवर्सलाइज कर दिया फॉर फैमिलीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये बन गया आपका चिरंजीवी योजना। इसलिए मैंने इनको एक के बाद एक लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम चीजें हैं कि 5 लाख रुपए तक का सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट का इंश्योरेंस दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो अपनी BPL फैमिलीज होती है, NFSA वाली फैमिलीज होती है, जो SECC डेटा को बिलोंग करती हैं, वो तो ऑब्वियसली फ्री इंश्योरेंस लेंगी। बाकी सारी क्लासेस जो है वो पैसे पे करके, प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस ले सकती है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना 1600 रुपए के आसपास या 1700 रुपए के आसपास टोटल कॉस्ट थी। सरकार कुछ ये बता रही हूँ, इसमें लिमिटेशन थी कि अगर आपने इस टाइम से पहले एनरोल किया तो 50% स्टेट भरेगी, 50% आप भरोगे, इसके बाद एनरोल किया तो पूरा अमाउंट आप भरोगे और स्टेट कुछ नहीं भरेगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, वही खर्चा जो होगा इसका थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 3500 करोड़ आएगा इसका खर्चा। और याद रखना, राजस्थान जो थी ये पहली स्टेट बनेगी जो एक्चुअली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देगी अपने सिटीजन्स को। मतलब ऐसी कोई स्कीम किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है जहां पे चाहे आप लो इनकम क्लास हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हायर हो, सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक है, अब देखो, एक तो थी चिरंजीवी योजना, ठीक है, वो कंफ्यूजन मत होना, इसका नाम क्या है, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब एक है चिरंजीवी जीवन रक्षा, ये ना ये अलग है। ये जो कई बार आपने सुना होगा, एक्चुअली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, ये कर्नाटका स्टेट में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, जिसको वो लोग गुड समैरिटन के नाम से बोलते थे। गुड समैरिटन लॉ बोल लो, पॉलिसी ले लो, सबसे पहले कर्नाटका ने लाई थी। इसके अंदर होता क्या था कि सपोज करो कि आपने रास्ते में देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, करेक्ट है। अब आप अच्छे सिटीजन बन के उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए, उसका ट्रीटमेंट कराया, फिर पता लगता है कि डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में जाके बोलता है, भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, हम तो किसी को जानते नहीं, हम इलाज करेंगे नहीं। चलो आपने पैसे भी भर दिए, फिर पुलिस आके बेसिकली आपको परेशान कर रही है, बार बार पुलिस स्टेशन बुला रही है, वेरिफिकेशन करवा रही है। तो बेसिकली जो हेल्प कर रहा है आप उसी को परेशान कर रहे हो। तो अगली बार से किसी का एक्सीडेंट होगा सड़क पे तो कोई किसी की मदद ही करने नहीं आएगा, और यही देखने को मिल रहा था। तो इस पूरी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए आपने बोला कि जो सिटीजन्स आपके गोल्डन आवर में कभी कोई आप देखोगे एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए आते हैं, तो उनको हम लोग गुड समैरिटन्स कहेंगे। ठीक है, और उनके लिए हम लोग कुछ अच्छा करेंगे ताकि हम बाकी लोगों को इंस्पायर कर सके कि आप भी प्लीज दूसरे लोगों की मदद कीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सीडेंट के वो 1 घंटे 2 घंटे जो क्रूशियल टाइम होता है, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसके अंदर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाओ, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाओ, तो लोगों की जान बच सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने ये स्कीम बनाई थी, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, मतलब किसी की आप लाइफ सेव कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने बोला कि आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो कि लोग आके ऐसे काम करें, लोगों की मदद करें। तो इसके अंदर आपने बोला कि ठीक है, हम इसके अंदर आपको 5000 रुपए का ऐसे होता है ना अवार्ड टाइप्स, और एक साइटेशन देंगे। ठीक है, रुपए तभी मिलेंगे जब आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करवाओगे वहां पे, और मतलब सिर्फ सीरियस केसेस के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने फैमिली मेंबर को ले गए, या फिर आप देखोगे हल्की मामूली सी चोट आई थी, तो उन सब में आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। जब बहुत ही कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको पैसे दिए जाएंगे। नहीं तो साइटेशन तो आप किसी की मदद भी करोगे तो भी दिया जाएगा। ओके, एंड याद रखना, अब आप मुझसे
लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा, आप मुझसे पूछोगे मैम ये कैसे डिसाइड होगा कि केस सीरियस है या नहीं है, तो वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वो डिसाइड करेगा कि केस कितना सीरियस है, कितना इंजरी था, सीरियस है भी या नहीं है, ठीक है, आपको मिलना चाहिए पैसे या नहीं मिलना चाहिए। साइटेशन तो एनी हाउ मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा, भाई आप अपनी आइडेंटिटी दे के नहीं आए, आप अनोनिमसली बिहेव कर रहे हो, अपना नाम एड्रेस बैंक अकाउंट नंबर नहीं दोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंदर, इसके अंदर ये भी था कि मतलब आपने इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि लोग आके लोगों की मदद करें, आपने ये बोला है कि पुलिस कोई अब जो बंदा हेल्प करने के लिए आगे आता है उसको इंटेरोगेट नहीं करेगी बिल्कुल भी, कोई मनी नहीं लिया जाएगा जो बंदा आप देखोगे ट्रीटमेंट के लिए किसी बंदे को लेके आता है। अब इसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, राजस्थान ने एक नई पॉलिसी तो नहीं आप बोल सकते हो, रेगुलेशंस निकाले थे जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको दिख रहा है कि सपोज करो इंडिया, अगर मैं राजस्थान जयपुर की बात करूं तो एसएमएस हॉस्पिटल तो बहुत दूर पड़ जाएगा, और किसी का एक्सीडेंट अगर जगतपुरा में हुआ है तो जगतपुरा में आप देखोगे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत नजदीक नहीं है, तो यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैं। तो अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो अगर और किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही सीरियस इंजरी है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को उसका इलाज करना पड़ेगा, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हाथ नहीं लगाते थे, कहते थे ये इंजरी का केस है, ये है वो है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, बहुत महंगा है हमारा हॉस्पिटल, आप सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ, और तब तक आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आपने नए नए रेगुलेशन भी लाए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने 3 नई स्कीम्स निकाली हैं, समर्थ, राजविक और एक सक्षम। अब एक सामर्थ्य स्कीम हमने वो भी पढ़ी थी बच्चों वाली, याद है आपको, जब हमने चाइल्ड वीक सेलिब्रेट किया था, तो वो तो अलग थी, जो डेस्टिट्यूट और ऑर्फन बच्चे थे उनको सपोर्ट करने के लिए थी। और ये वाली जो स्कीम है ना, सामर्थ, राजविक और सक्षम, ठीक है, तीनों का मतलब तो वही होता है ना, समर्थ करना मतलब किसी को केपेबल बनाना, राजविक का भी वही होता है, सक्षम का मतलब भी वही होता है। तो ये तीनों स्कीम्स किसके लिए, ताकि आप अपने जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट कर सको, उनको स्किल ट्रेनिंग दे सको, ठीक है, वो सब। अब इसमें क्या होगा, हर एक स्कीम में अपना एक एज गैप होगा, कोई स्कीम विमेन पे फोकस करेगी, कोई स्पेशली डिसेबल्ड पे फोकस करेगी, कोई आप देखोगे क्या कहते हैं, आपके जो बैकवर्ड सोसाइटीज होती है उन पे फोकस करेगी, तो अलग अलग फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अपने को दिमाग में याद रहना चाहिए। तो सामर्थ्य स्कीम के अंदर क्या हो जाएगा, जो आपकी मार्जिनलाइज सोसाइटीज होती है, बैकवर्ड कम्युनिटीज होती है, स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, विमेन होती है, तो इनके अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसमें पूरा 100% जो होगा स्टेट गवर्नमेंट आपको फंड करेगा, इसमें फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, लोगों को, और वो फैसिलिटीज वगैरह भी बनाई जाएंगी, और जो एज ग्रुप है वो काफी लंबा है, 15 से 50 साल तक के बीच में आप हो सकते हो, तो आपको इस स्कीम में एनरोल करना चाहिए। फिर एक है राजविक स्कीम। अब राजविक स्कीम में क्या होता है, बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, जो बेरोजगार लोग हैं अभी, तो उनको आप थोड़ी सी मार्केट ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे रहे हो। भाई मार्केट में डिमांड चल रही है डेटा साइंस की, आप उनको सिखा रहे हो कोई और काम, तो वो कढ़ाई बुनाई का काम, तो वो काम नहीं चलेगा ना, तो आप उनको मार्केट ओरिएंटेड कोई स्किल ट्रेनिंग दो, ताकि वो स्किल को यूज करके आगे एम्प्लॉय हो सके, ठीक है। इसमें लिमिटेशन जो है थोड़ी सी कम कर दिया आपने, 15 से 35 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वुमेन हो, स्पेशली डिसेबल्ड हो, तो उनके लिए आप देखोगे थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया 10 साल का, 45 ईयर्स तक, ठीक है। फिर एक है आपका सक्षम स्कीम। अब सक्षम स्कीम क्या है आपका, जहां पे आप देखोगे जो आपकी महिलाएं होती हैं, जो यूथ होते हैं, उनको आप है ना स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दोगे, ताकि वो मतलब खुद एंटरप्रेन्योर बन सके, वो खुद का बिजनेस खुद एस्टैब्लिश कर सके, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट सीकर्स नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट गिवर बन सके। ये आप मेंस के आंसर्स में ऐसे लिखते हो कि एम्प्लॉयमेंट, अगर कभी भी आपको स्टार्टअप के बारे में कुछ लिखना है, या कभी भी आपको कोई ऐसी स्कीम के बारे में लिखना है जो आप देखोगे स्टार्टअप प्रमोट करती हो, तो बेसिकली आप ये लिखोगे कि स्कीम इज ट्राइंग टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट गिविंग रादर देन एम्प्लॉयमेंट सीकिंग बिहेवियर, ठीक है। और इसके अंदर भी एज लिमिट आप देखोगे 45 के आसपास है, तो इन तीनों स्कीम्स में आप देखोगे लगभग 45-50 ऐसे मतलब इस एज ग्रुप के आसपास आप डील कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर वही है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी कुछ कैटेगरीज के लिए कम है, कुछ कैटेगरीज के लिए ज्यादा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो मुझे लगता है वो है आपका एम सैंड पॉलिसी, जो अभी रिलीज हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपको ये नहीं पता कि राजस्थान गवर्नमेंट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का क्या टसल हुआ है, तो आप जरूर बताइए। हम स्टडी आईक्यू पे कोशिश करेंगे एक प्रॉपर वीडियो बनाने की। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, एकदम इसको कहानी के फॉर्म में पढ़ना, कैसे सरकार हमारे यहाँ पे कुछ करती है, फिर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ EIA रूल्स निकालती है, फिर हमारी सरकार बोलती है कि वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर हाई कोर्ट आप देखोगे सबको लीसेस ग्रांट कर दी जाती है सैंड माइनिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे NGT में एक केस आता है जहां पे पता लगता है कि सैंड माइनिंग की वजह से क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं आपकी सैंड के इकोसिस्टम पे, आपके रिवर्स पे और ये सब पे। इस वजह से आप देखोगे कितने सारे जो एरियाज हो रहे हैं वो पूरे एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। तो फिर आप देखोगे NGT बैन लगाता है, हमारी सरकार मानती नहीं है, फिर एक केस हाई कोर्ट में जाता है, वो आप देखोगे जो लीज अलॉट की गई होती है उस पर
स्टे लगा देता है, फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देती है, सारी जो लीजेस होती है उनको कैंसिल करने को बोलती है और एक नई पॉलिसी लाने को बोलती है। फिर हमारी सरकार एक पॉलिसी लाती है, लेकिन उसके अंदर एक लूप होल होता है कि जिनको पहले अवार्ड किए गए थे उनको वापस से चांस दिया जाएगा और 1 साल के अंदर आप आराम से इन रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। फिर से आप देखोगे एक केस जो होता है ये कोर्ट में जाता है, जहां पे आप देखोगे कोर्ट वापस ऑर्डर करती है क्या मजाक चल रहा है क्या, पहले आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करोगे, फिर उसके बाद आप लीज अलॉट करोगे। तो ये सब जो है ना, ये बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। बेसिकली चल क्यों रहा है, देखो चल रहा है, ये पूरा जो किस्सा है ना, ये है सैंड के बारे में। बजरी, मिट्टी, ठीक है, ये सैंड ना कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इसके बिना घर नहीं बन सकता। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, डैम बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपको सैंड चाहिए, ठीक है। अब सैंड आती कहां से है? अब आप देखोगे सैंड तो आप बोलोगे मैम भर भर के है, राजस्थान में तो भर भर के है, जैसलमेर चले जाओ, लेकिन वो सैंड कोई काम की नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन के काम नहीं आती है। कंस्ट्रक्शन के जो काम आती है ना, वो आती है या तो आपकी कोस्टल एरिया में जो सैंड होती है वो वाली, या फिर आप देखोगे आपके रिवर्स के साथ जो बह के आती है वो वाली सैंड। अब राजस्थान में कोस्टल एरिया तो है नहीं, तो क्या है रिवर्स, तो रिवर्स के आसपास का जो सैंड एरिया है ना, जो सैंड है वो आप बेसिकली निकाल के कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हो और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, भर भर के नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके इकोलॉजी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। अब आप बोलोगे मैम इकोनॉमी के ऊपर क्या है, इकोनॉमी तो बढ़िया थ्राइव करेगी, आप सैंड निकालो, कोई बेचेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा। अरे वो छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो कि कोई रिवर है, ठीक है, रिवर बह रही है और यहाँ पे सैंड है बहुत सारा, ठीक है। आपने सैंड माइनिंग शुरू कर दी, अब रिवर के ऊपर आपने एक ब्रिज बनाया था, सपोज करो, ठीक है, ये ओवरफ्लाई वाला ब्रिज होता है जिसके अंदर आप देखोगे गाड़ियां चलती है। अब ये जो ब्रिज की फाउंडेशन होती है, या आपने यहाँ पे जो पड़ी हुई मिट्टी होती है उसी के अंदर बनाई होगी, आपने सैंड का एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया, क्या होगा, ये मिट्टी नीचे नीचे धंसती चली जाएगी, करेक्ट है। आपको नहीं लग रहा आपका ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, और ये हुआ भी है 2-3 जगह। ये ब्रिज बनाने में 100 करोड़ लगे थे, वो पूरे तो वेस्ट चले गए, उसके अलावा जो वापस रिकंस्ट्रक्शन में पैसा लगेगा वो अलग, ठीक है, जो लोगों की जान जाएगी उसमें आपको जो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा वो अलग। आप सोचो कि कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है सैंड माइनिंग से। इसमें मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। भाई एनवायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है, आपके वाटर की जो सैलिनिटी बढ़ रही है, आपके फिशेज और जो बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है वो अलग, तो वो सब तो अलग चीजें है, पोल्यूशन अलग हो रहा है, वो सब छोड़ दो। पर आप ये सोचो इकोनॉमी, आपकी खुद की इकोनॉमी पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सैंड है ना बजरी, अब इसका कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए, क्योंकि अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए आप देखोगे एक नया कॉन्सेप्ट आता है एम सैंड का, ठीक है। एम सैंड का क्या फुल फॉर्म होता है, इसका नाम होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ये देखो यहाँ पे होगा ये रहा मैन्युफैक्चर्ड सैंड, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस कैसे करते हो भाई, बजरी प्रोड्यूस कैसे करोगे, सैंड प्रोड्यूस कैसे करोगे, तो इसमें क्या होता है, आपके जो बड़े बड़े क्वार्ट्ज और ये क्वारिंग वाले जो मिनरल्स होते हैं ना, सॉरी जो रॉक्स होते हैं, इनको आप क्रशिंग करते हो, ठीक है, और फिर इनका जितना साइज आप चाहते हो उतना साइज बना लो। भाई आप क्रशिंग कर रहे हो ना, तो आप डिसाइड कर लो आपको कितना साइज चाहिए, तो बस इसका एक ISO स्टैंडर्ड होता है, आप उसके हिसाब से आप देखोगे उतना साइज आप कर लोगे, तो इसको एम सैंड हम बोल सकते हैं। इसको बराबर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे इसके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, आप क्वार्ट्ज का कोई रॉक लोगे तो भी बन जाएगा, सैंडस्टोन का लोगे तो भी मिल जाएगा, सिलिका का लोगे तो भी मिल जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। और डिफरेंट साइजेस को आप बेसिकली वॉशिंग से पहले इंप्योरिटीज हटाओगे, फिर अलग अलग साइजेस को अलग अलग करके आप उनको अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मोटा मोटी कि एम सैंड क्या होता है। अब मुझे बताओ कि आप अगर एम सैंड पॉलिसी सरकार ला रही है तो क्यों लाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे स्टेट में और हमारे देश में और इंटरनेशनली भी आप देखोगे सैंड की डिमांड बहुत है, ठीक है। और अब जो सैंड की डिमांड है उसको हमें फुलफिल भी करना है ना। और साथ ही साथ आप देखो, जब आप कोई नई इंडस्ट्री को प्रमोट करते हो, कोई नई तरीके को प्रमोट करोगे, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करोगे, आप बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी दोगे, ठीक है। आपकी जो डिपेंडेंसी है रिवर सैंड पे वो कम करोगे, तो रिवर की इकोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपका जो वेस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे अब देखो ये चीजें क्या है, अब या तो याद कर लो या एक एक लॉजिक बना के इनको अपने आप ही ड्राइव कर लो, ठीक है। वो एक ही बात है। अगर आप एम सैंड का देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। खुद से भी आप दिमाग में आराम से बना सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप देखोगे हमारे यहाँ पे कुछ 20 एम सैंड वाले जो यूनिट्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ पे ऑपरेट करेंगे, जहां से बजरी आती है वहीं ऑपरेट करेंगे। तो जयपुर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर ये पूरा जो रीजन है ना, जहाँ से चंबल बेसिकली बहती है, वो तो आपको पता ही है कि पूरा रिवाइन वाला रीजन बन चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे वहां से कंटिन्यूस आपको बजरी का या सैंड का वो दिख जाएगा,
ट्रॉली ट्रक्स ले जाते हुए, ठीक है। अब माफिया बोल लो, कुछ भी बोल लो, खुलेआम हो रहा है जो भी हो रहा है, और बाकी तो हम समझदार हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एमसैंड के पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। देखो आपने सपोज ये नहीं पढ़ा डॉक्यूमेंट, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप मुझसे कभी मिले नहीं हो, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये एमसैंड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स आप क्या सोचते हैं कि एक तो एमसैंड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, कोई प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे वो हम लोग ज्यादा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम ऑल्टरनेटिव लाने का कोशिश करेंगे रिवर सैंड का, ठीक है। हम लोग जो माइनिंग के जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम करने की कोशिश करेंगे, जो डिपेंडेंसी हमारी रिवर पे वो कम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बस यही है। और क्या होगा, यही है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम एमसैंड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे एमसैंड यूनिट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस मिल गया है। वैसे आपने सुना होगा कई बार अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया, ठीक है। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया। तो ये चलता क्या है, बेसिकली है ये कि जब भी आप किसी चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ऐसे स्टेटस देते हो ना, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए मार्केट से पैसा उठाना, शेयर होल्डर से पैसा उठाना, बैंक से पैसा उठाना इजी हो जाता है। क्योंकि अब है ना, जो बैंक वाले होते हैं उनको पता होता है कि बच्चा मुझे इस लोन को इस कैटेगरी में डालना है, इस कैटेगरी में मुझे इतनी प्रोविजनिंग लगती है, इस कैटेगरी में मुझे इतना कंसेशन मिलता है, इस कैटेगरी को इतना इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। समझ में आ रहा है आपको, तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए एमसैंड यूनिट्स जो होंगे, आप उनको बेसिकली मोटिवेट करो ज्यादा लोगों को कि आप आओ और एमसैंड यूनिट्स लगाओ, ताकि मतलब आप बेसिकली एमसैंड का प्रोडक्शन बढ़ा सको, ठीक है। और साथ में याद रखना, हमने ऑब्वियसली, अब देखो सैंड जो होता है वो माइनर मिनरल होता है। अच्छा, इसके पहले आपको ये तो पता होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं। देखो ओर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। रॉक्स क्या होता है, कोई भी पड़ा हुआ पत्थर हो सकता है। अब उस रॉक में अगर आप देखोगे किसी पर्टिकुलर एक मिनरल का अगर बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशन हो, ठीक है, जिसको आप इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो आप उसको बोलते हो कि ये ओर है, ठीक है। जैसे सपोज करो रूटाइल हो गया या एनाटेज हो गया, ये क्या है, आपके टाइटेनियम के ओर्स हैं, ठीक है। मिनरल क्या होता है, मिनरल वो कंपाउंड होता है या वो एलिमेंट होता है जिसका एक फिक्स्ड केमिकल या फिजिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब मिनरल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स, एक होते हैं आपके माइनर मिनरल्स, ठीक है। अब मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, मेजर मिनरल्स वो होते हैं जैसे कोयला, ठीक है, जिसको आज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वही एक्सट्रैक्शन करती है, वही माइनिंग करती है, वही आप देखोगे सेलिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल करती है। अब एक होते हैं माइनर मिनरल्स जो आपके बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसका स्टेट गवर्नमेंट पूरा हैंडल करता है। तो सैंड क्या है, आपका माइनर मिनरल है। इसलिए राजस्थान ने इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज सब आप देखोगे राजस्थान गवर्नमेंट और इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स निकालती हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि एमसैंड एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव चीज से डील कर रहा है, इसलिए ये पॉलिसी को 6 महीने के अंदर ही रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। फिर है ना, अब ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये एक्चुअली डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है। देखो वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इस वक्त, ये ईपीआईसी इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फिर डिजिटल वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों सेम चीज है। बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो वोटर आईडी मिलता था ना पहले फिजिकल फॉर्म में मिलता था, अब वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। आप उसको स्टोर कर लो, आप उसको अपने जो ये डिजी लॉकर होता है वहां पे अपलोड कर दो, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली, आप सपोज करो कि आप वोटिंग करने जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकल वोटर आईडी हो, आप डिजिटल वोटर आईडी से भी काम चला सकते हो। बेसिकली ये अपना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ऐसे कुछ कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता रहता है, कुछ कुछ आप देखोगे वीक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग वोटिंग के स्फीयर में ला सके, वोटिंग के बारे में अवेयरनेस दिला सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, तभी तो ट्रू डेमोक्रेसी निकल के आएगा। भाई इंडिया में जनता कितनी है, 130 करोड़, अगर मैं इसको मिलियन में लिखूंगी तो आएगा 1300 मिलियन, ठीक है। इलेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 60 करोड़, यानी 600 मिलियन, सॉरी हाँ 600 मिलियन करेक्ट है। वोटर आईडी कितने लोगों का बना हुआ है, 80 करोड़, 800 मिलियन का। तो भाई बाकी के 500 मिलियन क्या कर रहे हैं, 500 मिलियन मतलब छोटी मोटी जनता नहीं है भाई, ये 50 करोड़ जनता है। तो बहुत बड़ी जनता के पास तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सब प्रमोट करना चाहते हो, आप वोटर आईडी कार्ड ज्यादा लोगों को देना चाहते हो, ताकि वो लोग जाएं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, अपना मत डालें, और एक्चुअली में जो ट्रू गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें मिले, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है, ये आप देखोगे सेंट्रल लेवल पे चलने वाला स्कीम है, जिसमें स्टेट्स भी भागीदार बनती है, वो है आपका उन्नत भारत अभियान, ठीक है। अब ये उन्नत भारत अभियान कोई नया स्कीम नहीं है, बहुत ही पुराना स्कीम है। आई थिंक इसको इजीली 7-8 साल से ऊपर हो चुका होगा। ये जो उन्नत भारत अभियान है, इसको आप ऐसे याद रखना, ये वो स्कीम है जिसके अंदर आप जो अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, पहले याद रखना ये सिर्फ आईआईटीज और आईआईएम्स और आईआईएससी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो थे उनके लिए था, लेकिन अब इसके अंदर आप देखोगे मोस्टली सारे पब्लिक और प्राइवेट जो बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है, ताकि वो एक एक रूरल विलेज को अडॉप्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, अपने यहाँ पे होने वाले जो कोर्सेज हैं उस टेक्निक्स को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके रूरल एरियाज में जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको दूर कर सके। ये तभी तो बनेगा आपका भारत उन्नत भारत, ठीक है। तो उन्नत भारत
अभियान जो है वो भारत को उन्नत बनाने के लिए है। ये याद रखना, हमारे यहाँ पे राजस्थान में भी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बोला गया है कि स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कैपेसिटी, उनका रिसोर्सेज, उनका आप देख सकते हो क्या कैसे बोले, जो उनके पास जो हायर एजुकेशन के फील्ड में जो उनके पास टेक्निक्स हैं, वो यूज करके आप कैसे अपनी इंडिया को और बेटर बना सकते हो, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में कैसे डेवलपमेंट ला सकते हो, कैसे आप देखोगे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और रूरल एरियाज के बीच में जो गैप है उसको कम करके, ताकि आपके रूरल एरियाज डेवलप हो सके, ठीक है। तो वो आप लाने की कोशिश करते हो। इसका याद रखना, नोडल सेंटर जो होता है नेशनल लेवल पे वो IIT दिल्ली है, लेकिन राजस्थान में इस स्कीम को कौन लॉन्च करेगा? MNIT। तो अपना जयपुर वाला MNIT जो है वो इस स्कीम को बेसिकली स्पीयरहेड करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए। बस यही काम रहेगा कि हम लोग फैसिलिटेशन करेंगे, मेंटोरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट्स आए दिल्ली और MNIT, ये नोडल इंस्टीट्यूट्स है ना, तो ये देखेंगे सारा ऊपर से देख रेख सही चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। हमारे यहाँ पे जो 11 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई है, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर पूछ ले तो आप देखोगे इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछने लायक चीज है नहीं, ठीक है। और ये याद रख लेना कि ऑलमोस्ट 126 इंस्टीट्यूशन ने ज्वाइन किया है, लेकिन अब तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। मेजर मोटा मोटा आपको सिर्फ प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो चीज है ना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। देखो ये ना लोग कंफ्यूज करते हैं, ये बेसिकली वैक्सीनेशन की बात चल रही है, ठीक है, वैक्सीन्स की। ओके, तो इंडिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप देखोगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, और जो 1985 में शुरू हो गया था, जिसका नाम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के अगेंस्ट बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाते हैं, जैसे पोलियो वगैरह हो गया वो सब, ठीक है। अब आप देखोगे 2015 में हमने एक प्रोग्राम चालू किया था, 2014 में मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये इसलिए था ताकि आप जो बच्चे रह गए हैं, जो कोई बच्चे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सब बच्चों को आप चाहते थे, बेसिकली छूट गए नहीं, आप ये चाहते थे कि जितने भी बच्चे 2 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सबको आप प्रॉपर्ली वैक्सीनेट कर सको, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 2017, 19 और 21 आपने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, 2017 में। ये इसका पहला फेज था। सेकंड फेज इसका 2019 में स्टार्ट हुआ, और 2021 में इसका थर्ड फेज स्टार्ट हुआ। पहले फेज में आपने बेसिकली जो बच्चे छूट गए थे वैक्सीनेशन से UIP या MI के अंदर, आपने वो कवर किए। सेकंड में आपने क्या करा, आपने लिमिट किया अपने आप को बेसिकली उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पे आप देखोगे अभी भी वैक्सीनेशन काफी कम है। और थर्ड वाले में आपने उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करी है जिनका कोविड की वजह से कोई डोज मिस हो गया है, ठीक है। ये तो मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से अपना स्कीम का पूरा स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। अगर हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की बात करें, तो ये याद रखना है, इसका जो थर्ड फेज है ना, ये आप देखोगे राजस्थान में अभी भीलवाड़ा से लॉन्च किया गया है। और टारगेट मैंने आपको बताया ना, जिन बच्चों का कोविड या लैक्टेटिंग मदर्स का या प्रेग्नेंट वुमेन का आप देखोगे जिनका रह गया है वैक्सीनेशन लेना, कोविड का नहीं, नॉर्मल वैक्सीनेशन बोल रही हूँ, जो 12 वैक्सीन का मिलता है, तो इनको आप देखोगे थर्ड फेज के अंदर कवर किया जाएगा। अल्टीमेट आपका टारगेट यही है कि 100% जो आपके जो भी टारगेट ग्रुप है सबको वैक्सीनेशन लग जाए, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना पड़ेगा। और राजस्थान में ऑलरेडी याद रखना UIP चल रहा है, क्योंकि UIP क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे स्टेट में चल रही है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे इंडिया में इनफैक्ट जो डेथ्स हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, वो कम भी हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। फिर एक है आपका प्रशासन गांव के संग, ठीक है। अब नाम से देख लो, प्रशासन मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, गांव मतलब क्या है, विलेज, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन विलेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा, तो बस ये उसका ही कैंपेन है, ठीक है। फिर एक है आपका चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस कैंपेन हो जाएगा, ये भी स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होंगे, कुछ डिपार्टमेंट के लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो आपके जाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई चिल्ड्रन के राइट्स ये होते हैं, उनको आपको ये देना चाहिए, ठीक है। ये नागौर से लॉन्च किया गया है, और बेसिकली इसका नाम क्या है स्कीम का, आयोग आपके द्वार। तो ये सुन के ना ऐसा लगता है आयोग मतलब क्या होता है, हम लोग इनकम टैक्स विभाग है ऐसे कुछ सोचते हैं, वो नहीं है। ये याद रखना आपको, चाइल्ड राइट से रिलेटेड है। आयोग आपके द्वार क्यों आया है, ताकि आपको चाइल्ड के बारे में, उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस बता सके, ठीक है। क्या बच्चों के लिए अच्छा है, गुड या बैड क्या है, वो सब, ठीक है। अब क्योंकि हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो अब हम विमेन की बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी राजस्थान विमेन पॉलिसी की तरफ, जो अभी अभी लॉन्च करी गई है 2021 में। अब इससे हमें एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि क्या हमारे नेशनल लेवल पे कोई विमेन पॉलिसी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। क्या इंडिया ने कोई इंटरनेशनल कोवेनेंट्स या कन्वेंशन साइन करे हैं? बिल्कुल करे। हमने सीडॉ कन्वेंशन साइन करा है यूनाइटेड नेशंस का, जो है आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, या है ना, हाँ,
ठीक है, तो ये हमने साइन कर रखा है। तो इसके तहत आप देखोगे वैसे भी इंडिया को जितने भी फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वुमेन, वो एलिमिनेट करने की जरूरत है। वुमेन को आप देखोगे एम्पावर वगैरह करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया नेशनल लेवल पे। अब रही स्टेट लेवल की बात, तो स्टेट लेवल पे भी आप देखोगे कि राजस्थान ने सबसे पहली पॉलिसी जो थी वुमेन को लेकर 2000 में लॉन्च करी थी, और फिर हमने फाइनली 21 सालों बाद हम जाग गए हैं कि महिलाएं हमारे स्टेट की दे नीड अनदर पॉलिसी। तो हमने फाइनली 21 सालों बाद एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज ना मोटिवेटेड होती है। आप ऐसे ही उठा के 21 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आपने वुमेन पॉलिसी ला दी, तो इसके पीछे देखो अभी ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रीजन होना चाहिए ना, वो है एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है आपका क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स में ये बताया है कि राजस्थान में सेकंड नंबर पे आता है अगर हम देखें क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए। ठीक है, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। वायलेंस के ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस के ले लो, सेक्सुअल हरासमेंट के ले लो, हर तरीके की किस्म के वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे वुमेन बिलोंगिंग टू एससीज एंड एसटीज वो ज्यादा डेंजर में है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें जनरल वुमेन पॉपुलेशन से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक सॉलिड रीजन हो सकता है ताकि आप वुमेन को मोर सेफ फील करा सको, वुमेन के प्रति कुछ कर सको, उनको डेवलपमेंट का हिस्सा बना सको। तो वो सब चीजों के अलॉन्ग आपकी वुमेन पॉलिसी होगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इंडिया एज अ होल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना चाहता है, और इसलिए आपको पता होगा कि एक तो यूनाइटेड नेशन जो SDSN है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये SDG इंडेक्स निकालती है वर्ल्ड का, और जो इंडिया लेवल पे आप देखोगे नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिलके SDG इंडिया इंडेक्स निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, 4 तरह की अपनी स्टेट्स होती हैं। कुछ आप देखोगे आई थिंक अचीवर्स हैं, कुछ फ्रंट रनर्स हैं, कुछ एस्पायरर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, ऐसे करके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई भी हमारी स्टेट जो है वो लास्ट कैटेगरी में तो नहीं है, बट कोई भी हमारी स्टेट फर्स्ट एकदम जो हाईएस्ट कैटेगरी है वहां पे भी नहीं है, क्योंकि वो होता है आपका 100% स्कोर। ठीक है, राजस्थान ऑब्वियसली आप देखोगे काफी पीछे होगा, और SDGs जो होते हैं ये याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उन्होंने ये अडॉप्ट करे थे, और ये 2015 से 2030 तक वैलिड है। ठीक है, तो 2030 तक हमारे कुछ 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने ही करने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे विमेन रिलेटेड काम भी आता है, हेल्थ भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है, आपके डिजीजेस भी आता है, लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो अभी वो तो हमारे स्कोप के बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम 17 SDGs पे एक छोटा सा वीडियो बना दें, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम पक्का बना देंगे। ठीक है, तो ये आप देखोगे इसी में आप देखोगे विमेन रिलेटेड जो टारगेट्स होते हैं वो भी आते हैं। आई थिंक गोल नंबर 5 है। पहला आपका क्या था, पहला था गरीबी, दूसरा था हंगर, तीसरा एजुकेशन, चौथा हेल्थ, एंड पांचवा वुमेन। करेक्ट है। तो पांचवा आपका जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो SDG अगर आपको इंडिया लेवल पे अचीव करना है, तो इंडिया लेवल पे कब अचीव करोगे, जब आपकी स्टेट्स वो सारी चीजें अचीव करेंगी। ठीक है, अब इसमें याद रखना एक तो देखो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, आपके वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाते हैं, आपके सखी सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स आप देखोगे राजस्थान में भी चल रहे हैं। वैसे आप देखोगे हमने एक वन स्टॉप सेंटर कॉल्ड अपराजिता बनाया था जयपुर में, ये आई थिंक 2012-13 की बात होगी। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 12-13 की बात है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो भी ग्रीवांसेस हैं, सपोज करो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहां पे जाके शेयर कर सकते हो, वहां से आपको सरकारी स्कीम्स के बारे में पता लग जाएगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, वो सब। ठीक है, और याद रखना है सारे वन स्टॉप सेंटर्स जो है वो निर्भया फंड के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब निर्भया फंड क्या है, अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि निर्भया, आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ठीक है, इसी के बाद आप देखोगे हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो भी अमेंड किया गया था। इसी के बाद आप देखोगे हमारे रेप के जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, IPC और CRPC वगैरह के, उनमें भी चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि निर्भया फंड एस्टैब्लिश किया गया था 2013 में, जिसके अंदर आपने ये बोला था कि जो भी अब वुमेन का जो वायलेंस रिलेटेड है, या वुमेन के आप देखोगे ग्रीवांसेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर हम जो भी काम करेंगे उसकी फंडिंग आप देखोगे निर्भया फंड से आती है। तो वन स्टॉप सेंटर्स हो गया, कई बार आप देखते हो ना स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती है ताकि कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे जहाँ पे ऐसे पॉसिबल रेप के केसेस वगैरह हो सकते हैं, तो वो भी आप देखोगे निर्भया फंड के अंदर फंडिंग दी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर याद रखना ये जो सेंटर्स बनाए जाते हैं इनका नाम क्या है, वन स्टॉप सेंटर, मतलब एक ही सेंटर जहाँ पे सब सुविधा मिलेगी, मेडिकल हेल्प, लीगल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प, पुलिस हेल्प। ठीक है, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया मोटा मोटी आप क्या 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 कर रहे थे, हमने कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी। बट अब जो हमने पॉलिसी लॉन्च करी है 2021 की, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, आप तो मुझे ये बताओ। आप खुद सोचो, अगर आपने ये पॉलिसी नहीं पढ़ी होती तो कोई भी पॉलिसी क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, भाई वुमेन का एम्पावरमेंट, वुमेन की इक्वालिटी, करेक्ट है, वुमेन का पार्टिसिपेशन, उनका डेवलपमेंट, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके स्किल्स, उनका इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो ये तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप एग्जाम में बना के अपने आप लिख सकते हो। ठीक है,
फिर वैसे ही आपको पता होगा जेंडर बजटिंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये तो यूपीएससी में भी एक बार मेंस में पूछा जा चुका है। तो जेंडर बजटिंग आप प्रमोट करना चाहोगे, एक जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट चाहोगे। देखो अभी याद रखना, इंडिया में जनरली ऐसा देखा गया है कि देखो एक तो कुछ स्कीम्स होती है जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए होती है। एक आपको पता है हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एग्जिस्ट करती है नेशनल लेवल पे, जो वुमेन रिलेटेड काम करती है। एक होता है कि सपोज करो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की किरण स्कीम हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे अलग अलग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की आई थिंक वो बायो सुविधा स्कीम चल रही है, जिसमें सुविधा वो सैनिटरी पैड्स बांटते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अपनी स्कीम्स चलाती हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो लगभग ऐसा देखा गया है कि इंडिया में 30% जो बजट है वो जेंडर बजट है, मतलब वो वुमेन के प्रति जा रहा है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक तो होता है कि वुमेन ऑफ जनरल कैटेगरी, एक होता है वुमेन जो बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सेक्शन, लाइक जो डिसेबल्ड है, जो एससी बिलोंग या एसटी या फिर बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करती है। तो वो कई बार आप देखोगे वो ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल वैमी या डबल जेपरिडी। मतलब एक तो ऑलरेडी आप विमेन हो इसलिए आप प्रॉब्लम सह रहे हो, और एक होता है कि आप विमेन हो लेकिन आप कास्ट वाइज भी वायलेंस सह रहे हो, कास्ट वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको डबल वेमी, डबल जेपरिडी, कई बार ट्रिपल जेपरिडी भी हो सकता है। आप विमेन बिलोंगिंग टू एससी एसटी ग्रुप और आप डिसेबल्ड, तो आप सोचो कि कितना आप लाइफ में स्ट्रगल झेलोगे, ठीक है। सोच की मतलब दिल दहल जाता है। तो इन सब चीजों पे आप देखोगे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करी गई है। विमेन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनको कोई लाइवलीहुड का सिक्योरिटी नहीं है, तो वो सब पे भी आप देखोगे स्कीम में फोकस किया गया है। अब आपको लग रहा है इसमें कुछ ऐसी नई चीज तो जो मैंने आपको बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर एक आपकी स्कीम आती है घर घर औषधि स्कीम, ठीक है। अभी घर देखो, नाम से तो लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा, ये करेक्ट है। मतलब अगर नेशनल लेवल पे होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा, अगर स्टेट लेवल पे होगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट का होगा। बिल्कुल गलत, ये अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। औषधि वर्ड जो होता है ना, ये आपका आयुर्वेदा से आता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना। देखो जैसे मुझे याद रहती है ना चीजें, मैं वैसे ही आपको याद करवाती हूँ, ठीक है। तो औषधि मतलब क्या हो जाएगा, दिमाग में सोचना, औषधि औषधि यानी हिंदी वर्ड तो यानी आयुर्वेदा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आयुर्वेदा से कुछ रिलेटेड है, मेडिकल प्लांट से कुछ रिलेटेड है, मेडिसिन हर्ब्स वगैरह से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको लीड करेगा। तो पॉइंट ये है कि आप चाहते हो कि घर घर तक, लोगों के घर घर तक आप बेसिकली जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, गिलोय का, अश्वगंधा का, नीम, तुलसी, जो वैसे भी हमारे घर में किचन गार्डन अगर किसी के घर में होगा तो वैसे भी आप देखोगे मम्मियां वैसे उगाती रहती हैं। तो ठीक है, अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि मेडिसिनल हर्ब्स घर घर तक पहुंचाया जाए, सबको बांटे जाए, ताकि लोग उनको घर में उगाएं, इनकी सैपलिंग्स वगैरह को, और खुद भी जिए और बाकी को भी जीने दें, ठीक है। फिर एक है ये गोराध्याय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम, ठीक है। अब आप देखोगे ये, देखो ये फॉस्टर केयर जो होता है ना, ये आपने अगर वर्ड सुना होगा कभी, तो ये अगर आप इंग्लिश जो ये सीरीज आती है, मूवीज आती हैं, तो वहां पे कई बार आप देखते हो कि फॉस्टर केयर जो वर्ड होता है, तो ये फॉस्टर केयर मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई बच्चा है जो ऑर्फन हो गया, या किसी के माँ बाप जो थे वो मतलब डेस्टिट्यूट है, उसको छोड़ के चले गए, अबैंडन हो गए, तो ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पे बच्चों को पाला जाता है। फिर आप देखोगे वहां से कई बार बच्चे अडॉप्ट हो जाते हैं, तो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, नहीं तो वो वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉस्टर केयर। तो फॉस्टर केयर किससे रिलेटेड होगा, बच्चों से रिलेटेड। अगर बच्चों से रिलेटेड है तो उनकी एज क्या होगी, लेस देन 18 ईयर्स, करेक्ट है। तो फॉस्टर केयर क्या होते हैं, बेसिकली चिल्ड्रन जो 18 साल तक के होते हैं, जिनको आप देखोगे फैमिली केयर प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए आप देखोगे ग्रुप फॉस्टर आपने स्कीम लाई है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप बच्चों को हर महीने कुछ खर्चा दोगे, जैसे 4-5 हजार रुपए दोगे उनके खाने के लिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए, उनकी जो बेसिक नीड्स होती है उन सबको पूरा करने के लिए। जो केयर टेकर्स होते हैं, जो फॉस्टर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप 20,000 रुपए दोगे पर मंथ, ठीक है, ताकि वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके। और 10,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए, जो हो सकता है उनको ऑपरेट करने के लिए, सपोज करो कुछ एक नई बाई हायर करनी पड़ रही है, जो भी है, तो उसके लिए आप देखोगे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। और इसके अंदर हो क्या रहा है, ऑब्वियसली स्कीम जो होगी 3 या 5 साल की होगी, तो वो फिर हमें लगता है ये वाली स्कीम जो है वो 3 साल के लिए, फिर इसको रिव्यू किया जाएगा कि कितनी सक्सेसफुल रही, हम इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, एक्सपेंसेस का खर्चा वगैरह बढ़ाना है, ठीक है, वो सब। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ, जो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। अब नाम से क्या पता लग रहा है, एक तो ये शहरी योजना है, इसका मतलब है कि ये अर्बन एरिया से रिलेटेड है, और दूसरा क्या है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट देखो ओके, मैंने क्या बोला था, सेंटर जो करता है, स्टेट हम आपके साथ हैं, ठीक है। वैसे हम आपसे अलग हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग है, लेकिन जो स्कीम आप लॉन्च करोगे उसका कुछ ना कुछ तो हम भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ने पीएम स्वनिधि प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके लिए था, ये स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, जिनकी जॉब चली गई, जिनके ठेले बंद हो गए थे 1-1 साल तक, उनके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं था, अब उनको वापस रीस्टार्ट करना आता है बिजनेस, तो पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो इनको वर्किंग कैपिटल देने के लिए
ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग करते हो ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 10,000 रुपए का आप उनको लोन दोगे, ठीक है, जिसमें आपने उनको प्रॉमिस किया था कि अगर अगर आप डिजिटल पेमेंट्स करते हो, अगर आप अर्ली रिपेमेंट करते हो, तो आपको आप टाइमली रिपेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये, और कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा? 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा पर पर्सन, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडिंग जैसी एक्टिविटीज करते थे, ठीक है। अब इसी से ही आप देखोगे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है हमारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जैसे जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ऑटो रिक्शा पुलर्स हो गए, चाट बेचने वाले हो गए, हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हो गए, फ्रूट वेजिटेबल सेलर्स हो गए, तो ये जो लोग होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप है ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सफर किया है, अब इनको आप क्या कर रहे हो, 10,000 की जगह 50,000 तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स बांट रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या था, लोन कितने अमाउंट का था? 10,000 का। स्टेट गवर्नमेंट में 50,000 का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था, इंटरेस्ट सब्सिडी दी थी, लेकिन इंटरेस्ट काटा नहीं था। अगर 11% का इंटरेस्ट है तो हो सकता है आपको 7% की सब्सिडी मिल जाए, लेकिन फिर भी 4% इंटरेस्ट तो आपको लोन पे भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में। वो भी किसको दिए जाएंगे? यूथ को, जो सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ होते हैं, जो इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिनको आप देखोगे कोरोना की वजह से काफी झटका लग गया, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे पेंटर्स, प्लम्बर्स, इनके साथ देखो सबकी आमदनी बंद हो गई ना कोरोना की वजह से, तो सबको आप देखोगे इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर आपने एज लिमिट क्या रखी है? 18 से 40 साल तक के लोग, ठीक है। और ये याद रखना, ऑब्वियसली इसमें जो कुछ कम्युनिटीज होंगी, जैसे SC, STs या बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होंगी, तो उनको आप देखोगे थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो उन्हीं की कोई कॉर्पोरेशन वगैरह करती है। और बाकी लोगों के लिए तो आप देखोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है अपनी, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, तो ये सब आप देखोगे इम्प्लीमेंट करेंगी, ओके। और याद रखना, इसमें 5 लाख बेनिफिशियरीज को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर एक है आपकी कालीबाई भील मेरिटोरियस स्टूडेंट स्कूटी स्कीम। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, अब कालीबाई भील का आपने नाम तो सुना होगा, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी RS की, तो ये आप मिस नहीं कर सकते हो। तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने कैसे, आप जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि स्कूल्स को बंद कर दो, उसके अगेंस्ट बहुत फाइट करी थी, फाइनली स्ट्रगल किया था ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट, और अपनी लाइफ भी उसमें गंवा, मतलब न्यौछावर कर दी थी। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे और चाहिए, जो आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन फिर भी आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। तो ये कालीबाई भील मेरिटोरियस स्कीम क्या है? ये बेसिकली, अब देखो नाम से पता लग रहा है क्या है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। आप स्कूटी जनरली आप लड़कियों को देते हो, तो ये गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने की एक स्कीम होगी, जिसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव दे रहे हो आप, ठीक है, कि अगर आप मेरिटोरियस आए, आपने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो आपको बेसिकली एक स्कूटी मतलब गिफ्ट की जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन भी आपके नाम पे किया जाएगा, आपको इसमें हेलमेट भी मिलेगा अच्छा खासा, 2 लीटर का पेट्रोल भी दिया जाएगा, इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा 5 साल का, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल एक मोटिवेशन है कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाओ, सरकार भी आपको सपोर्ट करिए, ठीक है। फिर एक है आपका उड़ान स्कीम, जो है सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो इस साल के बजट में बेसिकली सरकार ने बोला था। देखो सैनिटरी पैड हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में ओपनली डिस्कशन नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आप देखोगे थोड़ा सा टाबू भी हमारी सोसाइटी में डिस्कस करना, लेकिन फाइनली आप देखोगे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो गई, सेंट्रल लेवल पे भी, मैंने आपको बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का स्कीम हो गया, तो ये अलग अलग आप देखोगे मिनिस्ट्रीज भी अपनी अपनी स्कीम चला रही है, ताकि सैनिटरी पैड्स को लड़कियों तक पहुंचाया जा सके। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो पहुंच ही रहा होगा, नहीं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारे यहाँ पे बहुत खराब है। ऑलमोस्ट 50% से ऊपर महिलाएं हैं जो आज भी सैनिटरी पैड्स यूज नहीं करती हैं, जो एशेज, मिट्टी, ग्रास और ये सब चीजें यूज करती है, जो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हैं, और इसके बहुत लॉन्ग रेपरकशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बर्थडे, जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जिनके पास एक एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो था फाइनेंस मिनिस्टर का। तो देखो इसमें 2 चीजें हैं, पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, जिसके पास सिर्फ जो स्टैंड अलोन फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो तो निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है। लेकिन पहली, वैसे अगर मैं बोलूं इंडिया की हिस्ट्री में, तो पहली फाइनेंस मिनिस्टर, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, और उनके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल पोर्टफोलियो था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमने अपनी जो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी बर्थडे पे आप देखोगे ये स्कीम लॉन्च करी थी, और इसके अंदर हम लोग फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे गर्ल स्टूडेंट्स को और एडोलेसेंट चाइल्ड को या विमेन को, जो स्कूल्स, कॉलेजेस या आंगनबाड़ी वगैरह में आपको मिल जाती है। इसमें 200 करोड़ का आपने प्रावधान भी रखा था, और इसके अंदर वही था कि फेज वाइज आप डिफरेंट तरीके से इसको कवर करोगे। आपने ये भी बोला था कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करोगे, जो टाबू होता है मेंस्ट्रुएशन को लेके, वो इसमें आप कम करने की कोशिश करोगे। इसमें 2 ब्रांड एम्बेसडर्स चुनने की बात करी गई थी, ठीक है, और एक ब्रांड एम्बेसडर, आप 2 ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे जो स्टेट लेवल पे होंगे, ठीक है, और एक ब्रांड एम्बेसडर होगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। वैसे जैसे आपने याद है हमने पढ़ा था कि अच्छा ठीक है,
आपको याद है कि अपने पैरालंपिक्स में राजस्थान की ही एक लड़की है जिसने 2 मेडल्स जीते हैं शूटिंग में, पहली फीमेल बनी है पैरालंपिक में जिसने 2 मेडल जीते हों एक ही इवेंट के अंदर। तो उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हमने एम्बेसडर बनाया था। तो ऐसे ही आप कुछ मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज को यहाँ पे एम्बेसडर बनाने की बात कर रहे हो। और ये याद रखना, यहाँ पे ये 181 हेल्पलाइन नंबर जो लिखा है, ये इनफैक्ट आप देखोगे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी महिला कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है, वो इजीली 181 नंबर डायल करे, उस पे आपकी सुनवाई की जाएगी और इमीडिएट आपको रिप्लाई भी दिया जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं ग्रीन रेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन राजस्थान के ऊपर। तो देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली क्या होता है आपका, एक ग्रीन को रेटिंग सिस्टम चलता है। अब एक ग्रीन को नहीं है, एक्चुअली ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में को लिखते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम जो है ये क्यों है, ये देखने के लिए कि आपकी कंपनीज कितनी ग्रीन है, कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है एनवायरमेंट फ्रंट पे। भाई ये कंपनी धड़ाधड़ प्रॉफिट दिए जा रही है, शेयर होल्डर्स भी खुश हैं, डिविडेंड मिल रहा है मस्त, लेकिन वहां एनवायरमेंट को पॉल्यूट करी जा रही है। तो क्या आप ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहोगे कि ऐसी इंडस्ट्रीज में मोर इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप देखोगे आपने ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम बनाया है। ये इवैल्यूएट करती है कंपनी को उनकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर। ऑलरेडी आप देखोगे इसमें बहुत सारी कंपनीज है। अब हमने बोला है कि इसमें राजस्थान की जो कुछ पीएसयूज हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है कि सपोज करो आपकी कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, तो आपने क्या करा है, यहाँ पे कैटेगरी दी है कि भाई ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम मतलब उच्चतर कैटेगरी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एनवायरमेंट को लेके अपनी इंडस्ट्री को बैलेंस करने का। तो उसमें क्या होता है, आपको कुछ कंसेशंस मिलते हैं लाइसेंसिंग फीस के ऊपर, रिन्यूअल फीस के ऊपर। ठीक है, आप कुछ लोगो जो होता है ग्रीन रेटिंग वाला वो यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने पे। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स वगैरह को आप बोल सकते हो कि भैया हमें ग्रीन कंपनी है, हमारी रेटिंग इतनी हाई है, तो इन्वेस्टर्स वगैरह को आप लुभा सकते हो अपनी कंपनी में, आप देखोगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब चीजों में आप देखोगे ग्रीन रेटिंग सिस्टम काफी हेल्पफुल होता है कस्टमर्स में अपनी अवेयरनेस बनाने के लिए कि भाई देखो हम ग्रीन रेटेड कंपनी है, आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करो। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने राजस्थान हेरिटेज प्रॉपर्टी गाइडलाइंस के ऊपर। देखो ये कुछ नहीं है, याद है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हमारे यहाँ पे अब एक नई पॉलिसी लाई जा रही है, गाइडलाइंस लाई गई है कि हम हेरिटेज जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग हेरिटेज होटल्स में बदलना चाहते हैं। तो बस वही चीज है कि कैसे आप इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, भाई आपके पास कोई फोर्ट है, कोई पैलेस है, कोई कैसल है, तो उसको आप अगर हेरिटेज होटल में बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो, प्रोवाइडेड आपका ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी कब कहलाएगी। भाई आपने कल बनाया घर तो हेरिटेज प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। 1950 से पहले बना हुआ जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बस इसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, देखो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि जो उसकी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज होती है आप उसको नहीं तोड़ दोगे। मतलब आपने 3 आर्च वाले जो फेकेट्स होते हैं वो ही तोड़ डाले तो फिर उसमें हेरिटेज जैसा बचा क्या? फिर तो आपने नया ही अपनी खिड़की दरवाजे बनवा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको ऐसे जो उसका एम्बियंस था, उसका जो आर्किटेक्चरल जो इंपॉर्टेंस था, जो फीचर थे, कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स थे, वो आपको प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़े कुछ चीजों की। ठीक है, वो सब है। ओके, इसमें आपको एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है हेरिटेज प्रॉपर्टी का, जो आप बेसिकली पब्लिश कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लुभा सकते हो कि बेसिकली आप आओ हमारे घर पे रहो, आप एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो उसका प्रीमियम दाम भी पे कर दो। ठीक है, तो वो सब ही है। फिर एक आपकी स्कीम आई है, एक स्पेशल कैंपेन आया, एक्चुअली स्कीम नहीं है, इसको हम लोग बोल रहे हैं शहर 2021। अब देखो नाम क्या है शहर, मतलब कुछ तो रिलेटेड अर्बन से होगा। अब यहाँ पे अर्बन में क्या आप सोच रहे हो कि क्या होगा, अगर कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब है कुछ तो झोल झाल सा मामला है। इसका मतलब है कि आप अर्बन लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ग्रीवांसेस होती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने ये बेसिकली कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे थे। किसने ऑर्गेनाइज करेंगे भाई, प्रॉब्लम हमें किससे होती है, पानी की, बिजली की, सारी म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, तो म्यूनिसिपल बॉडी या अर्बन लोकल बॉडीज जो होती है वो ही कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही है, जहाँ पे बेसिकली आप सिटीजन के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इनफैक्ट आप देखोगे पहले ये ऑफलाइन होता था, अब आपने इसको ऑनलाइन भी ले लिया। शहर 2021.rajasthan.gov.in वेबसाइट है, जाओ एनरोल करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। यहाँ पे इनफैक्ट आप देखोगे कि इसी पोर्टल को यूज करके सरकार क्या कर रही है, इन म्यूनिसिपल बॉडीज जो होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, इनके लोगों को ट्रेन कर रही है, ताकि भाई ट्रेनिंग तो दोगे नहीं, प्रॉब्लम सुन ली, सुलझाओगे कैसे, तो ट्रेनिंग भी तो मिलनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो बेसिकली आप। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करा है, नगर मित्राज भी अपॉइंट करे गए हैं। ठीक है, हर पर्टिकुलर टाउन के लिए, ताकि सिटीजन को टेक्निकल असिस्टेंस दे सके अगर उनको कुछ चाहिए तो। ठीक है, बस ये सब था इसके अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं। ये हमने एक क्लिपिंग लिया था बेसिकली, आप देखोगे न्यूज़पेपर से। अब इतना ज्यादा डिटेल और इतना टेक्निकल है ना ये, कि अगर आपको मजा आता है, आप हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड हो तो पढ़ लो, नहीं तो अदरवाइज कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, और इसके अंदर याद रखना, देखो अब है ना यहाँ पे ये चीज मैंने अलग से क्यों लिखी है पता है आपको, ये देखो यहाँ पे अभी एक्चुअली हुआ क्या था, रिसेंटली एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, तो वहां पे मैं जब गई थी तो अपने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आए हुए थे वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि कैसे सरकार जो है, राजस्थान सरकार इस वक्त फ्री पट्टे बांट रही है, जो लैंड के पट्टे होते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो आपके पास एक जमीन है, ठीक है, लेकिन इस जमीन का आपके पास पट्टा नहीं है,
या आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो आप इस ज़मीन से ना तो उधार ले सकते हो, ना इस ज़मीन को आप मॉर्गेज रख के कुछ पैसे ले सकते हो, ना इस ज़मीन को आप बैंक के पास गिरवी रख के वहाँ से लोन ले सकते हो। तो अब क्या होता है, इसलिए मतलब आपको टाइटल्स की ज़रूरत है। अब होता क्या था, हमारे यहाँ पे टाइटल्स तो मिलते थे, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं थे। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपने टाइटल दे दिया कि भई ये इसके नाम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के नाम पे हो। तो इसका मतलब वो कंक्लूसिव नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि राम के नाम पे भी रजिस्टर्ड है और श्याम के नाम पे भी रजिस्टर्ड है। तो अब आप कंक्लूसिव टाइटल्स की बात कर रहे हो, ताकि जिसके नाम की ज़मीन है, आप ये कन्फर्म कर सकते हो कि भई अगर ये नाम इसके अगर इस ज़मीन के कागज़ात पे इस बंदे का नाम है, राम का नाम है, तो वो राम की ही ज़मीन है, फिर उसको श्याम कंटेस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप देखोगे जो ये लोकल बॉडीज़ वगैरह हैं, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि भई जाओ और आप ये फ्री जो पट्टे होते हैं, वो रिलीज़ करो ताकि लोगों के पास अपनी ज़मीन आए। ठीक है? इकोनॉमी थोड़ा-सा बूम करे। आपको पता है कि लैंड सेक्टर, अपना रियल एस्टेट सेक्टर वैसे डूबा हुआ है और कोरोना ने उसको और डुबा दिया, तो थोड़ा-सा उसको उछालने के लिए, ठीक है? अब आप सोचोगे ये आइडिया कहाँ से आया? अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना मुझे पीटने वाले हो। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ-साथ में चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई पीएम स्वामित्व स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्कीम लॉन्च करी है पीएम स्वामित्व स्कीम, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि जो आपके रूरल इनहेबिटेड एरियाज होते हैं, वहां पे जो भी लोग रहते हैं, जो घर में रह रहे हैं, उनको आप पट्टे दोगे। तो उसी से रिलेटेड स्कीम नहीं लग रही है आपको ये? तो वही स्कीम है, बस हमने स्टेट लेवल पे इसको लॉन्च किया है। ठीक है? फिर आपकी आती है राजस्थान रूरल टूरिज्म प्रमोशन स्कीम। ठीक है? इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब इसमें लग रहा है आपको कुछ बताने लायक है। रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना है। ठीक है? बेसिकली आपको मैंने बताया था ना, हमने पहले टूरिज्म पॉलिसी निकाली है, तो उसी से रिलेटेड हमने एक टूरिज्म स्कीम निकाली है, लेकिन यहाँ पे आप रूरल एरियाज में टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रूरल एरियाज का जो कल्चर है, जो उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो उनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक वाइड मार्केट मिले, वहाँ पे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, वहाँ पे भी नई इन्वेस्टमेंट हो। बेसिकली आप वहाँ पे बोल रहे हो कि कैसे हम वहाँ पे घर बना सकते हैं, गेस्ट हाउस बना सकते हैं, जहाँ पे 6 से 20 लोग आराम से रूम हो सकते हैं, वहाँ पे लोग आके रहेंगे अपने फैमिली के साथ। ठीक है? इसमें आप ये बोल रहे हो, सपोज करो कि आप बहुत बड़े जमींदार हो, ठीक है, किसी रूरल विलेज के अंदर। अब उसमें क्या होगा कि सपोज आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो आप पूरे में ऐसे होटल टाइप नहीं बनवा सकते, फिर तो रूरल का फील ही क्या रहेगा। तो आपने बोला कि मैक्सिमम आप 2 हेक्टेयर एरिया में कंस्ट्रक्शन कर लो, बाकी आप देखोगे उसमें आप कैमल फार्मिंग, रियरिंग और ये सब बेसिकली करोगे, ताकि लोगों को रूरल फील आए। देखो पॉइंट तो सही है, आप रूरल टूरिज्म करने जा रहे हो, गाँव में पहुंच गए, गाँव के बीचों बीच एकदम ऐसे स्काई स्क्रेपर टाइप की बिल्डिंग खड़ी है, तो वो रूरल फील थोड़ी देगा आपको। तो रूरल टूरिज्म में आपने बेसिकली थोड़ी सी कंडीशन लगा दी है कि भाई इतना लैंड होगा, इसमें आप ये कर सकते हो, बाकी लैंड में आप ये कर सकते हो। वैसे आपने देखा कि कैंपिंग साइट बनवा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपने बता दिया कि बस 1 हेक्टेयर के लैंड में आप कंस्ट्रक्शन करोगे, बाकी को ऐसे ही खाली खाली पड़ा हुआ मैदान होगा जो एग्रीकल्चर का, या वहां पे आप देखोगे कुछ अलग आपने एक्टिविटीज करवा दी, तो वो सब है। ठीक है? फिर एक है आपकी मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। ठीक है? अब ये जो है, देखो किसके नाम पे है, मुख्यमंत्री तो भी छोड़ो, पर्यटन, पर्यटन मतलब आपका टूरिज्म, और उद्योग मतलब आपकी इंडस्ट्री। तो टूरिज्म में इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योरशिप को, उसको बेसिकली प्रमोट करने के लिए। देखो हुआ क्या, हमारा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कोविड के जैसे आप देखोगे काफी ज्यादा नुकसान में था। ठीक है? तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आप लोगों को लोन्स दोगे, आप उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी दे दोगे। ठीक है? और ये एक्चुअली ना सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम आई थी ना, उसके अंदर आप देखोगे एक अपना क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और उसके अंदर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये लॉन्च किया गया था। उसके इसकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के आप देखोगे कुछ 4 फेजेस लॉन्च करे गए थे। उसी में से एक फेज में आप देखोगे टूरिज्म सेक्टर को भी बोला गया था कि इनको सब्सिडाइज रेट्स पे लोन दिए जाएंगे, ताकि ये अपने सेक्टर को वापस से री इन्विगोरेट कर सके। तो उसी के तर्ज पे आप देखोगे हमने अपने स्टेट में भी मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना लॉन्च करी है। इसके अंदर आप 9% का इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हो 25 लाख तक के लोन के लिए, और कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ठीक है? और इसके अंदर याद रखना कि देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे एमएसएमईज जो थी, जो लघु व्यापारी होते हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए ऐसी स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके अंदर आपने 8% का इंटरेस्ट सब्सिडी दिया था। अब क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि नुकसान ज्यादा हुआ है, तो आपने थोड़ा सा 1% इंटरेस्ट और बढ़ा दिया, तो 9% कर दिया है। ठीक है? अब है ना, ये कुछ स्कीम्स हैं जो लॉन्च करी गई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने कुछ फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है? तो हुआ क्या है कि देखो एक होती है जनरल स्कीम्स, ठीक है, और एक होती है आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स। अब फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्लैगशिप आपका ये जो एनिमल है, ये फ्लैगशिप एनिमल है, मतलब इसको पॉपुलैरिटी है, काफी ज्यादा इस पर अटेंशन दिया जाता है, तो वही चीज है। अगर कोई स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम बन जाती है, तो वो सरकार की प्रायोरिटी बन जाती है, उस पर डेली अपडेट दिया जाता है, कलेक्टर आके वीकली रिव्यू करेगा, चीफ मिनिस्टर आके मंथली रिव्यू करेंगे। ठीक है? तो ऐसे सब आप देखोगे फ्लैगशिप स्कीम्स के फायदे होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है, ज्यादा उसमें इन्वेस्ट भी किया जाता है, निवेश भी किया जाता है, और उसका आप देखोगे ट्रैकिंग वगैरह भी ढंग से किया जाता है। ठीक है?
अब एक है आपकी नवजीवन योजना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, नवजीवन देख के आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? वैसे तो मुझे पता है सबके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी। क्या चीज़ आएगी? नवजीवन मतलब नवजात जो शिशु होता है अपना, मतलब यंग बॉर्न, ये उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। नवजीवन मतलब किसी को नया जीवन प्रदान करना। वो आप किसको नया जीवन प्रदान करोगे? जो बेसिकली ड्रग्स से एडिक्टेड है। ये वो स्कीम है, ठीक है? तो नवजीवन योजना जो है 2009 में लॉन्च करी गई थी। ये बेसिकली किसी को नया जीवन देने के लिए, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो लिकर से आप देखोगे ज़्यादा वो होते हैं ना, आप देखोगे रिहैब सेंटर्स में कई बार आप देखोगे ऐसे लोग होते हैं जो नशे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो उनके लिए बेसिकली ये स्कीम लॉन्च करी गई थी ताकि आप उन पर्सन्स को रिहैब कर सको, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सको, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सको, ठीक है? ड्रग एडिक्शन के खिलाफ। और इसके अंदर ऑब्वियसली आप मुझे बताओ, कोई बंदा अगर ड्रग एडिक्टेड है, उसके पास कुछ काम करने को नहीं है, तो आप उसमें स्किल ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो, ठीक है? तो ये सारी आप उसको, बाकी जो स्कीम्स होती है मनरेगा टाइप की, उनसे भी आप रिलेट करते हो ताकि वो जाके कुछ अच्छा करे, ठीक है? तो सॉरी, और ये बस हमारा लास्ट चीज़ है कि राजस्थान ने फायर क्रैकर्स बैन कर दिए हैं। देखो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि फायर क्रैकर्स जो हैं वो हमने ही नहीं बल्कि बहुत सारी स्टेट्स ने, इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली तो मुझे लगता है हर साल ही दिवाली के टाइम पे, विंटर के टाइम पे फायर क्रैकर्स बैन कर देता है, क्योंकि वैसे एक तो स्टबल बर्निंग से बेचारे मारे जा रहे हैं। फिर आप देखोगे दिल्ली की शेप ही ऐसी है, फनल शेप की, सारे ज़माने का पोल्यूशन वहीं पे आके रुक जाता है। फिर विंटर्स में हवा चलती नहीं है तो और ज़्यादा मड पोल्यूशन वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और फिर आप चलाओ फुलझड़ियाँ तो मतलब कहाँ जाएँगे लोग, ठीक है? और राजस्थान भी दिल्ली के पास में है, तो वहाँ से बचा कुछ पोल्यूशन हमारे यहाँ आता है, और हमारे यहाँ वैसे भी इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, और इसे माइनिंग वाइनिंग ये सब चलने की वजह से आप देखोगे पोल्यूशन ऑलरेडी बढ़ रहा है। और कोविड के टाइम पे आपको पता है कि पोल्यूशन अगर होगा तो कोविड पार्टिकल्स जो होंगे वो चिपक के और आगे तक जाएंगे, तो इस वजह से आप देखोगे पोल्यूशन अगर क्वालिटी खराब कर देगा एयर की, तो लोगों को वैसी सांस की तकलीफ हो जाएगी, और कोविड से ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कोविड से ज्यादा इम्पैक्ट होने की। तो इसलिए आप देखोगे राजस्थान ने फायर क्रैकर्स बैन कर दिए थे। और आपको पता होना चाहिए कि फायर क्रैकर्स जो होते हैं एक्सप्लोजिव होते हैं, वो एक्सप्लोजिव एक्ट्स और एक्सप्लोजिव रूल्स के अंदर कवर किए जाते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा स्कीम्स वाला सेशन खत्म होता है। इसके अंदर हमने बहुत ही वही स्कीम्स ली हैं जो पिछले साल में कहीं न्यूज़ में थी, या कहीं हमने कोई क्लिपिंग देख ली तो हमने वहाँ पे डाल दिया, ठीक है? अगर आपको लगता है कोई और भी स्कीम्स है जो इंपॉर्टेंट है, वैसे हम यहाँ पे एक और पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम लोग नेशनल स्कीम्स कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें वो नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम वो फिर कवर नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।